हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास है, जिसमें हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम इसके लास्ट चैप्टर पर हैं, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले कल हमने 11 कंप्लीट किया था और उससे पहले हमने 10 कंप्लीट किया था। तो बीच में कुछ दिन की गैपिंग हो गई थी, जैसे कि मैं अपने कल के वीडियो में भी बता चुकी हूँ और आज फिर से आपको बता रही हूँ। तो गैपिंग हो गई थी। आप कोशिश यही करूँगी कि आगे गैपिंग ना हो। तब तक आप स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही थी वो सारी अब कंटिन्यू होंगी। और इसके साथ साथ मैं जो आपका थोड़ा सा आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, बहुत क्लीन सा, क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा PYQ और टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं, तो मेरा फोकस उस पर ज़्यादा होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा बाज़ारों की समझ। बाजार में समृद्धि तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों को उन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें वे स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। ये कथन है एडम स्मिथ का, 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है बाजार क्या होते हैं और वे कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा। व्यक्तियों के जीवन में बाजारों की क्या भूमिका है, हमें इसी पार्ट में यानी इसी चैप्टर में पता चलेगा। सरकार बाजारों में क्या भूमिका निभाती है, उपभोक्ता अपनी क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगामी पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में आप व्यक्तियों को वस्तुओं और क्रय विक्रय करते देखेंगे, जैसे सब्जियां, फल, कपड़े, किराने के सामान, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज इत्यादि। ये वस्तुएं विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से प्राप्त होती हैं और इसका अध्ययन आपने कक्षा 6 में किया है। लेकिन ये वस्तुएं हम लोगों तक कैसे पहुंचती हैं? तो ये देखो एक बाजार का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर चित्र है, ये पूरा ये मोबाइल की शॉप है। यहाँ पे नीचे लेडी अपना थैला नीचे कर दी है और है ना, ये शॉपकीपर सामान दे रहा है। देखो लड़की एक चूड़ियाँ पहन रही है बैठ के। ठीक है, यहाँ पे मॉल में भी हम खरीदने जाते हैं, बाज़ार है, यहाँ पे सब्ज़ी बिक रही है, हम देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो हम पहले कुछ शब्दों हैं उनको देख लेते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं एक शब्द है। तो अर्थशास्त्र में मूलभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य उन बुनियादी वस्तुओं से होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे कि भोजन, पानी, वस्त्र और आवास। अब आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो अर्थशास्त्र में आवश्यकता से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की उन इच्छाओं से होता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, बाजार क्या है? वो स्थान जहाँ लोगों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, उसे बाजार कहते हैं। इसे हिंदी में हाट और कन्नड़ में मारुकट्टे कहा जाता है। आपके क्षेत्र में से क्या कहा जाता है? बाजार कहीं भी हो सकता है और वर्तमान में ऑनलाइन बाजार बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वस्तुएं और सेवाएं बाजार के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारियों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, अब जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, फिर से पढ़ लेते हैं। बाजार क्या है? तो वो स्थान जहाँ लोगों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। इसे हिंदी में हाट और कन्नड़ में मारुकट्टे कहा जाता है। आपके क्षेत्र में से क्या कहा जाता है? बाजार कहीं भी हो सकता है और वर्तमान में ऑनलाइन बाजार बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वस्तुओं और सेवाओं बाजार के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारियों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। लंबे समय से व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजारों पर निर्भर रहे हैं। इसके अलावा बाजार लोगों, परंपराओं और विचारों को जोड़ते हैं। आइए 16वीं शताब्दी के भारत से एक बाजार उदाहरण देखते हैं। गौरवशाली हम्पी बाजार, कर्नाटक। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना चित्र। तो ये हम्पी का बाजार है। कर्नाटक में हम्पी बाजार समृद्ध व्यापार का केंद्र और विजयनगर साम्राज्य के समृद्ध बाजारों में से एक था। ये बाजार विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित था। अनेक विदेशी लेखों में इस शहर की अपार समृद्धि और संपन्नता का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेस ने हम्पी बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का कारोबार होने के कारण इसे विश्व में उत्कृष्ट उपलब्धता वाला शहर कहा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अनाज, बीज, दूध, तेल, रेशम और पशुओं में गाय, खरगोश, घोड़े और यहाँ तक कि बटेर और तीतर जैसे पक्षियों का भी व्यापार होता था। एक और पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनीस ने हम्पी बाजार के बारे में लिखा। वहाँ शिल्पकार भी थे जो अपनी गलियों में काम करते थे और जिन्हें आप सोने के जवाहरात और कृत्रिम आभूषण बनाते हुए और हर प्रकार के माणिक्य, हीरे, मोतियों के साथ बेचते हुए देख सकते थे।
कपड़ों के विक्रेताओं के लिए कपास और प्रचुर मात्रा में घास और भूसे की भी उपलब्धता थी। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन कह सकता है कि ये देश बंजर है। ये एक रहस्य है कि एक नगर में हर चीज़ की प्रचुरता कैसे हो सकती होगी। तो आइए पता लगाएं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बाजार अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर कैसा रहा होगा। क्या आपने अपने राज्य में किन्हीं पुराने बाजारों के बारे में जानते हैं? वे वर्तमान बाजारों में किस तरह समान या भिन्न होंगे? अपने परिवार और समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ चर्चा कीजिए। आइए बाजारों और उनकी कार्यप्रणाली के विषय में और जानें। चित्र देखिए भाई पहले तो ये व्यक्ति क्या चर्चा कर रहे हैं, कल्पना कीजिए। और आप और आपका साथी अमरूद के क्रेता और विक्रेता है। तो ये बच्चों के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जिन स्थानों को हम बाजार कहते हैं उसके लिए कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। हर बाजार में एक क्रेता और विक्रेता होता है। दोनों को एक कीमत पर सहमत होने की आवश्यकता होती है जिस पर लेन देन हो सके। किसी भी लेन देन को पूर्ण करने के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रायः क्रेता और विक्रेता किसी स्वीकार्य कीमत पर लेन देन करने के लिए मोल तोल करते हैं। आपके नाटक में किस तरह का मोल तोल हुआ था? आइए विचार करें। क्या आप किसी ऐसे बाजार के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल कम प्रचलित है, और क्यों? कीमत और बाजार देखते हैं कि जब बाजार में अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं तो क्या होता है। बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की आपसी बातचीत में कीमतें किस प्रकार बदलती हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में विक्रेता अमरूदों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहता है, जबकि क्रेता इस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता है। यदि खरीदार को कीमत बहुत अधिक लगती है तो वो उस कीमत की मांग करेगा जिस पर वो खरीदना चाहता है। विक्रेता खरीदार के द्वारा दी गई कीमत पर बेचने को तैयार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वो लाभदायक नहीं होगा। खरीदार और बेचने वाला तब तक मोलतोल करते हैं जब तक कि वे कीमत पर परस्पर सहमत नहीं हो जाते, तभी लेन देन पूरा किया जा सकता है। वो स्थिति जहां क्रेता और विक्रेता एक कीमत पर सहमत नहीं होते, उस स्थिति में लेन देन नहीं हो सकता। आइए इसे समझने के लिए नीचे कुछ दृश्य देखें। क्या होगा यदि विक्रेता बहुत अधिक मूल्य तय कर दे? सोचो, क्या होगा यदि विक्रेता बहुत कम मूल्य कर दे? तो भैया अधिक मूल्य कर देगा तो उसका कोई खरीदेगा ही नहीं, सब चले जाएंगे। और अगर वो कम मूल्य कर देगा तो सब कुछ बिक जाएगा उसका। तो समय के साथ अमरूद की एक सही कीमत तय हो जाती है, जो ना तो क्रेता के लिए बहुत अधिक होती है और ना विक्रेता के लिए बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि सभी आराम से खरीद भी सकते हैं और उसको भी लाभ होगा, घाटा भी नहीं होगा। तो इन तीनों परिदृश्यों से विक्रेता यह आकलन कर सकता है कि क्रेता को लगभग कितनी मात्रा में अमरूद की आवश्यकता है और भविष्य में वो बाजार में उतनी ही मात्रा उपलब्ध कराता है। समय के साथ विक्रेता के द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं की मात्रा तथा क्रेता के द्वारा अपेक्षित मूल्य से वस्तुओं की उस कीमत के निर्धारण में सहायता मिलती है जो उचित हो, अर्थात जो विक्रेता के लिए पर्याप्त रूप से अधिक और क्रेता के लिए पर्याप्त रूप से कम हो। ठीक है, आइए विचार करें। साप्ताहिक बाजार में देर रात को सब्जियां दिल की तुलना में सस्ती हो जाती हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? शीत ऋतु के अंत में कपड़े की दुकानों में ऊनी वस्त्रों पर भारी छूट दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, हमारे आसपास के बाजार। तो बाजार हर स्थान और विभिन्न रूपों में विद्यमान है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष यानी कि फिजिकल और ऑनलाइन बाजार। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए, उनको देख लेते हैं। तो पहले विनिर्माता, तो एक व्यक्ति या उद्योग जो विक्रय के लिए वस्तुएं निर्मित करता है वो विनिर्माता कहलाता है। उत्पाद की आगत, वे सामग्रियां या संसाधन जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रत्यक्ष, फिजिकल और ऑनलाइन बाजार देखेंगे। तो प्रत्यक्ष बाजार, जिसको कि फिजिकल मार्केट कहते हैं, वो होता है जहाँ क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं और मुद्रा के बदले वस्तुएं या सेवाएं क्रय कर सकते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार का बाजार है। साप्ताहिक बाजार और हाट इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ विक्रेता सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं और हस्तशिल्प की वस्तुएं ठेलों पर सजाकर बेचते हैं। स्थानीय बाजार की दुकानें और सड़क के किनारे खाद्य पदार्थ, कृत्रिम आभूषण आदि बेचने वाले विक्रेताओं से गुंजायमान रहने वाले बाजार भी प्रत्यक्ष बाजार हैं। इनमें कई बहुमंजिला भवन भी सम्मिलित हैं, जैसे नगरों और कस्बों के बड़े क्षेत्रों में बने मॉल, जिनमें कई तरह की दुकानें होती हैं। आज क्रेता और विक्रेता को लेन देन के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं है। वे एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी सुविधाजनक स्थानों से लेन देन कर सकते हैं। वे फोन या कंप्यूटर पर शॉपिंग एप्लीकेशन, ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप या वेबसाइट उन व्यवसायों के द्वारा संचालित होते हैं जो अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। हम नीचे दिए गए अनुभाग से इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति पुस्तक, वस्त्र, फर्नीचर और किराने की वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप तक खरीद कर अपने घर मंगा सकते हैं।
विनिर्माता वस्तुओं के उत्पादन के आगत घटकों को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी घर से बाहर निकले बिना ऑनलाइन कक्षाओं जैसे कि सेवाओं का लाभ भी उठा सकता है। ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आपके विचार में ऑनलाइन और प्रत्यक्ष क्रय का क्या लाभ और हानि है, ठीक है, बताइए। ऐसे अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं करते। उनमें से एक है शेयर बाजार या फिर स्टॉक मार्केट। अपने परिवार, शिक्षकों या समुदाय के सदस्यों के इसके बारे में पूछिए और इस वर्ष हम इन अवधारणाओं को और अधिक विस्तार से समझेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट है, आप देख सकते हो। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार देख लेते हैं। तो वो बाजार जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है उसे घरेलू बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए पूरे भारत में स्थित बड़ी कागज मिलों से कागज प्राप्त किया गया था। क्रेता और विक्रेता के बीच यह लेन देन की सीमा के अंदर ही किया गया। वो बाजार जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होता है इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एक देश के एक विक्रेता और अपने उत्पादों को दूसरे देश में निर्यात करते हैं, या एक देश के क्रेता दूसरे देश में उत्पादित उत्पादों का आयात करते हैं। इस प्रकार व्यापार देश की सीमा के पार से भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, देख लो। विश्व भर में भारत का आयात और निर्यात। उत्तरी अमेरिका से हम सॉफ्टवेयर जैसी आउटसोर्स सेवाएं होती हैं हमको, ये भारत का निर्यात है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में से हम सॉफ्टवेयर जैसी आउटसोर्स सेवाएं निर्यात करते हैं। दक्षिण अमेरिका से हम रासायनिक उत्पाद निर्यात करते हैं। अफ्रीका से हम औषधियाँ निर्यात करते हैं। यूरोप से हम खाद्य संस्करण में मशीनरी जैसी अभियांत्रिकी वस्तुएं तथा बॉयलर निर्यात करते हैं। पश्चिमी एशिया से हम परिष्कृत खनिज तेल उत्पाद निर्यात करते हैं, ठीक है। और नीचे भारत का आयात है। तो उत्तरी अमेरिका विमान और पत्तक पुर्जे आयात करते हैं। दक्षिण अमेरिका से हम खनिज अयस्क जैसे तांबा आयात करते हैं। अफ्रीका से हम हीरे आयात करते हैं। यूरोप से हम विद्युत उपकरण आयात करते हैं। पश्चिमी एशिया से हम खनिज तेल और उर्वरक आयात करते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया से हम वनस्पति तेल आयात करते हैं। 2024 में भारत वनस्पति तेलों जैसे कि ताड़ के तेल, सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था। ताड़ का तेल अधिकांशतः मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से आयात किया जाता है, ठीक है। तो हम निर्यात में भाई सॉफ्टवेयर वाली सेवाएं देते हैं और इसके साथ रासायनिक उत्पाद देते हैं। हम औषधियाँ भी निर्यात करते हैं। हम खाद्य संस्करण में मशीन जैसी अभियान की वस्तुएं देते हैं और परिष्कृत खनिज तेल उत्पाद भी निर्यात करते हैं। आयात में हमने देखा विमान और पत्तक हैं, खनिज अयस्क और तांबा है, हीरे हैं, विद्युत उपकरण है, खनिज तेल है, उर्वरक है, वनस्पति तेल है, ठीक है। अब बात करते हैं थोक और खुदरा बाजार की। बाजार के सुचारू संचालन में अनेक प्रतिभागी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उत्पादक, तो आगत उत्पादक में आगत उत्पादक आपके थोक विक्रेता भी हैं। थोक विक्रेता से में आपके खुदरा विक्रेता होते हैं और उपभोक्ता होते हैं उसके बाद में। तो विनिर्माताओं या उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रभाव में थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता की भूमिका होती है, ठीक है। तो आगत जो है वो आगत उत्पादक से जुड़े हैं, फिर उसके बाद ये उत्पादक से, फिर थोक विक्रेता, फिर खुदरा विक्रेता, ऐसे सब ये आपस में उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष बाजारों के संदर्भ में थोक व्यापारी उत्पादक या विनिर्माताओं से अधिक मात्रा में वस्तु क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अनाज है, सब्जियां, फलों के थोक व्यापारी खेतों से सीधा क्रय करते हैं। उत्पाद को जहां संग्रहित किया जाता है उस स्थान को गोदाम कहते हैं और इन गोदामों में शीघ्र सड़ने वाली वस्तुओं के लिए शीतागार यानी कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी हो सकती है। इसके बाद इन्हें जिस बाजार में लाया जाता है उसे हम मंडी कहते हैं। तो ये आप कोल्ड स्टोरेज जैसे अनाज भंडार गोदाम देख सकते हो, थोक विक्रेता के बड़े गोदाम हैं वो भी देख सकते हो। तो इस प्रकार अन्य वस्तुओं के लिए थोक बाजार विद्यमान है, जैसे कि रसायन, विद्युत वस्तुएं और उनके घटक, निर्माण सामग्री, स्वचालित पुर्जे इत्यादि, ठीक है। अब खारी बवारी मसाला बाजार पुरानी दिल्ली, मसाले और सूखे मेवे मिलते हैं यहाँ पे। फूल बाजार बेंगलुरु है, ये यहाँ पे फूल मिलते हैं। तो थोक विक्रेता घरों के पास स्थित दुकानदारों और स्टोरों की वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं और इन दुकानदारों को खुदरा विक्रेता कहा जाता है, ठीक है। वे हमारे जैसे अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के विपरीत खुदरा विक्रेता कम मात्रा में वस्तुएं बेचते हैं और यहाँ उत्पाद पुनः विक्रय के स्थान पर उपभोग के लिए होते हैं। खुदरा स्टोर सेवाओं के, ये देखो यहाँ पे देखो जौहरी बाजार है जयपुर में, ये रत्न एवं आभूषण के लिए है जौहरी बाजार, ठीक है। ये जौहरी बाजार है।
बहुत सुंदर है जयपुर। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। खुदरा स्टोर सेवाओं के लिए भी होते हैं, जैसे कि सैलून, फिल्म थिएटर और रेस्तरां। खुदरा विक्रेता घरों में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। कुछ मामलों में दूरी और क्षेत्र के कारण थोक विक्रेताओं के लिए बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचना कठिन होता है। वितरक इस अंतर को कम करने में सहायक होते हैं। कि आपको कक्षा 6 में अमूल की कहानी में दूध के लिए मध्यस्थ याद है? हालांकि ऑनलाइन बाजार के मामले में वितरण माध्यम अलग है। यहाँ विनिर्माता अपने उत्पाद को थोक व्यवसाय के गोदामों में भेजते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से विक्रय करते हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन विकल्प, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से उत्पाद क्रय करते हैं। इन व्यवसायियों को संग्राहक कहा जाता है। संग्राहक उत्पादों को पैक करता है और फिर उन्हें ऑनलाइन क्रेता तक पहुँचाता है। वस्तु की दुकान और सैलून, मॉल, किराने की दुकान। तो आइए गुजरात के सूरत में वस्त्र बाजार के लिए प्रत्यक्ष बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन का पता लगा। यहाँ वस्त्रों का एशिया में सबसे पुराना बाजार है और यह नगर वस्त्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। सूरत में वस्त्र उत्पाद के हजारों कारखाने हैं जो सूती और सिंथेटिक वस्त्र बनाते हैं। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास महाराष्ट्र जैसे निकटवर्ती राज्यों और गुजरात के अन्य भागों की कपास मंडियों से यहाँ पहुँचती है। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया से होते हुए इसे परिधान योग्य कपड़े और वस्त्र में बदल दिया जाता है, जैसे पावरलूम से बुनाई, प्रसंस्करण इकाइयों से रंगाई आदि। उत्पाद एक चरण से दूसरे चरण में बाजारों के माध्यम से जाता है। उदाहरण के लिए बुने वस्त्र, रंगे वस्त्र और तैयार उत्पाद जैसे कि साड़ी। कपड़े से तैयार उत्पाद का थोक बाजार में उत्पादक इकाइयों के द्वारा व्यापार किया जाता है। थोक विक्रेता आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि वे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे दुकानदारों और बड़ी खुदरा दुकानों को उत्पादों के वितरण की देखरेख करते हैं। वे ये भी आकलन करते हैं कि खुदरा विक्रेताओं को अपनी मात्रा में उत्पाद की आवश्यकता है। इसमें उत्पादकों को उत्पाद का संग्रह करने में सहायता मिलती है और अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी आसानी होती है। ठीक है। ये सूरत नगर का एक मानचित्र है, ये देखो, ये है थोक विक्रेता के कपड़े का गोदाम। तो अपने समीप से खुदरा, इसको बच्चों के लिए छोड़ देते, ठीक है। तो अब हमें इसे देखा ना करें तो वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सूरत विश्व में हीरा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 15 लाख कारीगर हीरों को काटने और चमकाने जैसे कार्यों में बड़े स्तर पर लगे हुए हैं। 16वीं शताब्दी के बाद से यहाँ व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ। पश्चिमी तट पर नगर के स्थित होने के कारण अनेक बंदरगाह और सड़कों के जाल बिछे, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ कारीगरों और कुशल व्यक्तियों के समुदाय सदियों से यहाँ रहते आए हैं। उनके कौशल पीढ़ियों से हस्तांतरित होते रहे हैं, जिससे यह एक समृद्ध नगर बन गया। और मानचित्र पर बंदरगाह, राजमार्ग और रेलवे के जाल को देख सकते हैं। आपके विचार से इन्होंने सूरत को व्यापारिक केंद्र बनाने में किस प्रकार सहायता प्रदान करी? तो लोगों के जीवन में बाजार की भूमिका, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, बाजार लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच लेन देन को सुगम बनाते हैं। ये व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों को उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, परंतु जिन्हें वो स्वयं नहीं बना सकते। हमने बाजारों के अलग अलग आयामों पर चर्चा करी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन बाजारों के बिना कैसा होगा? यदि किसान चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां और फल बाजार में ना लाएं तो क्या होगा? अगर सूरत में वस्त्र बनाने वाले उत्पादक बाजार में कपास जैसी आवश्यक सामग्री ना खरीद पाए तो क्या होगा? इस अनुभाग में हम बाजारों की भूमिका के कुछ अन्य आयामों का पता लगाएंगे। आकृति एक पेशेवर चित्रकार है जो कैनवास पर तैल चित्र बनाती है। उसके चित्रों की सराहना की जाती है, लेकिन उसे क्रेता मिल पाना कठिन लगता है। वो इस बात से चिंतित है कि अपने चित्र कहाँ और किस मूल्य पर विक्रय करें। अमरूद वाली स्थिति के विपरीत कलाकृति के लिए स्थानीय क्रेता विक्रेता बहुत कम होते हैं। क्या आप ऐसे अन्य उत्पादों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए तैयार बाजार नहीं है? ये स्थिति क्रय विक्रय करने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है? वर्तमान समय में चित्रकार को अपने चित्रों के लिए किन किन तरीकों से क्रेता मिल सकते हैं? बाजार समाज को कैसे लाभान्वित करते हैं? तो उपभोक्ताओं को इस बात का संकेत मिल जाता है कि उपभोक्ता क्या क्रय करना चाहेंगे, अतः वे ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जिनमें विद्युत खपत कम होती है। कम ऊर्जा खपत वाले रेफ्रिजरेटर के उत्पाद से समाज को लाभ होता है। यद्यपि क्रय विक्रय एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें मौद्रिक विनिमय सम्मिलित है, तथापि बाजारों में होने वाली अंतःक्रियाएं प्रायः उत्पाद या सेवा या दो पक्षों के बीच परस्पर बातचीत के माध्यम से बढ़ती है। प्रायः क्रेता और विक्रेता के बीच एक संबंध विकसित होता है जो कई पीढ़ियों तक भी चलता है। कुछ परिवारों का अपने दर्जी, स्वर्णकार
और चिकित्सक के साथ दशकों पुराना भरोसेमंद संबंध बना रहता है। बाद में कई परिवार स्थानीय किराना दुकानदार के साथ एक खाता रखते हैं जिसका महीने के आमदनी भुगतान किया जाता है। इसलिए जहां बाजार की प्रमुख भूमिका आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, वहीं यह अनेक लोगों के जीवन में गैर आर्थिक महत्व भी रखता है। मणिपुर की मैतेई भाषा में इमा कैथल मदर्स मार्केट के नाम से जाना जाने वाला इम्फॉल का एक अनूठा बाजार है। इस बाजार में लगभग 3000 महिलाओं की अपनी दुकानें हैं जिन्हें वे चलाती हैं। वे सब्जियां, पारंपरिक मणिपुरी परिधान सहित अन्य वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, नगर एवं आसपास के स्थान के लोगों की दैनिक आवश्यकता के सामान विक्रय करती हैं। एक तरफ ये बाजार रोजगार प्रदान करता है जो हजारों परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। दूसरी तरफ ये बाजार विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल भी है। विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ विचारों का आदान प्रदान करने और साझा परंपराओं का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, तो इम्फॉल का इमा कैथल बाजार है ये। वर्तमान में ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो क्रय और विक्रय से कहीं आगे। दक्षिण भारत में हल्दी और कुमकुम सिंदूर के विक्रेता अपने ग्राहकों की शुभकामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी मात्रा अलग से बिना किसी शुल्क के दे देते हैं। ठीक है, बाजार में सरकार की भूमिका। तो बाजार क्रेताओं की मांग और विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति के बीच अंतःक्रिया से संचालित होता है। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वो बहुत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थितियों में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच अंतःक्रिया और मूल्य के उचित निर्धारण की निगरानी करती है। क्रेताओं विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए मूल्यों पर नियंत्रण तो सरकार कुछ वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए वो विक्रेता द्वारा वसूले जाने वाले अधिकतम मूल्य को निर्धारित करती है। कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। इसी प्रकार सरकार न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करती है जिस पर गेहूं, धान और मक्का जैसे कृषि उत्पाद विक्रय किए जा सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसानों को किसी प्रकार की हानि ना हो। सरकार कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित करती है ताकि नियोक्ता उन्हें उचित भुगतान कर सके। हालांकि सरकार को ऐसी मूल्य सीमाओं की सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। यदि मूल्य बहुत कम हो तो उत्पादकों को उत्पादन करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और यदि मूल्य अत्यधिक होंगे तो उपभोक्ताओं को हानि होगी। प्याज भारत के विभिन्न भागों में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ ऋतुओं में इसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है। आपके विचार में ऐसा होने पर प्याज के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर प्याज के आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपके विचार से सरकार को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुरक्षित करना। उपभोक्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार में अनुचित मनमानी से बचाने में सरकार की भूमिका होती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि विनिर्माता वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते समय आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करें। उदाहरण के लिए औषधि कंपनियां रोगों के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण करती हैं। सरकार औषधियों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है और वो जांचने के लिए नमूना परीक्षण करती है कि उत्पादित औषधियां गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती हैं या फिर नहीं। ये नियम औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का संकट ना हो। बाजार के बाह्य प्रभावों को कम करना। तो क्रय विक्रय के अतिरिक्त बाजार का कभी कभी जीवन की अन्य गतिविधियों पर भी बहुत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए बाजारों में उपलब्ध कुछ वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में करना आवश्यक होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। सरकार बाजारों के ऐसे प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि जब ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है जैसे कि एक बार उपयोग में आने वाला प्लास्टिक, जिसका कुप्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी संकट में डालता है। ऐसी स्थिति में सरकार इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कठोर नियम लागू करके हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार सरकार डिब्बाबंद वस्तु की शुद्धता की जांच करने और उनके भार और माप की निगरानी के लिए पद्धति स्थापित करती है। आइए विचार करें। शासकों के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आधुनिक भारत की प्रथा नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए निर्देश सम्मिलित थे। इसमें उल्लेखित किया गया कि विक्रेता घी की मात्रा की कमी जो मापने वाले डिब्बे में चिपकी रह जाती है कि क्षतिपूर्ति हेतु क्रेताओं को 1/50वां भाग अधिक मान शाव के रूप में देगा। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाती है कि बाजार निष्पक्ष रूप से कार्य करे और उपभोक्ताओं का शोषण ना हो। हालांकि नियमों की बहुलता बाजारों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बाजार की विशेषताएं। बाजार के नियम। बाजार के नियमों की बहुलता बाजारों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। 4 बाजार के नियम। बाजार के नियम। बाजार के नियम। 5 बाजार के नियम। 6 बाजार के नियम। 7 बाजार के नियम। 8 बाजार के नियम। 9 बाजार के नियम। 10 बाजार के नियम। 11 बाजार के नियम। 12 बाजार के नियम। 13 बाजार के नियम। 14 बाजार के नियम। 15 बाजार के नियम। 16 बाजार के नियम। 17 बाजार के नियम। 18 बाजार के नियम। 19 बाजार के नियम। 20 बाजार के नियम। 21 बाजार के नियम। 22 बाजार के नियम। 23 बाजार के नियम। 24 बाजार के नियम। 25 बाजार के नियम। 26 बाजार के नियम। 27 बाजार के नियम। 28 बाजार के नियम। 29 बाजार के नियम। 30 बाजार के नियम। 31 बाजार के नियम। 32 बाजार
सार्वजनिक सुविधा और सेवाएं उपलब्ध कराना। उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय लाभ के लिए करते हैं। हालांकि उत्पादक कुछ वस्तुओं और सेवाओं में लाभ की अपेक्षा नहीं रखते। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान, सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था आदि। इसके अतिरिक्त पिछले अध्याय में आपने नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में कुछ निश्चित कल्याणकारी प्रावधानों के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, इसलिए ये सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक। उपभोक्ता वस्तु और सेवा की गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं? तो बाजार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करना चाहते हैं उसके विषय में निर्णय कैसे लेंगे? तो आइए विचार करें। आपके और आपके पड़ोस में अगली गली में बच्चों की टोली के मध्य कंचे खेलने की प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता के लिए नए कंचे खरीदना चाहते हैं। आपने 150 बचा रखे हैं पैसे। आप कंचे खरीदने हेतु दुकान जाते हैं। आप कंचों में कौन कौन से गुणों को देखेंगे ताकि आप प्रतियोगिता जीत सकें? ठीक है, तो आप विचार करो। क्या आपने कंचों के आकार, मजबूती, मूल्य और आकर्षक रंगों के बारे में सोचा था? जैसा कि आपने देखा, हर उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है उसे उस वस्तु की गुणवत्ता को परखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, निम्नलिखित अनुभागों में हम इसके विभिन्न तरीकों को समझेंगे। मान लीजिए कि आपके माता पिता आपको पास की एक किराने की दुकान से 1 किलो बेसन लाने को कहते हैं। दुकान में विभिन्न प्रकार के बेसन के पैकेट उपलब्ध है, जैसे कि एक नीचे भी दर्शाया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बेसन की गुणवत्ता उपयुक्त मानकों पर सही है? तो भाई देखो, शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि, उपभोक्ता की समाप्ति तिथि देखेंगे, विनिर्माता का नाम और पता देखेंगे, FSSAI चिन्ह और लाइसेंस संख्या, बैच नंबर है, अधिकतम खुदरा मूल्य है, पोषण तथ्य सूची दी हुई है, सामग्री सूची दी हुई है और एलर्जी घोषणा भी। तो क्या आपने FSSAI के प्रतीक, FSI जिसको भी बोलते हैं, के प्रतीक चिन्ह पर ध्यान दिया था? तो FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का खाद्य पैकेटों और गत्ते के डिब्बों पर अंकित चिन्ह ये दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ की जांच सरकार के द्वारा की गई है और ये उपयोग के लिए सुरक्षित है। सरकारी एजेंसी का ये प्रमाणन क्रेताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता पहचानने में सहायता प्रदान करता है। उत्पाद या उसके पैकेज पर ये चिन्ह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर खरा है। आइए प्रत्येक चिन्ह का अर्थ समझते हैं। तो ये देखो, एक लोगो दिया हुआ है भारत सरकार। तो ये FSSAI की तरह भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक संस्था ISI चिन्ह जारी करता है। ये चिन्ह सामान्यतः विद्युत उपकरणों, निर्माण सामग्रियों, मोटर वाहन के पहियों, कागज इत्यादि पर दिए जाते हैं और ये चिन्ह उत्पाद की गुणवत्ता तथा इसके सुरक्षित होने का सूचक है। इसी तरह कृषि उत्पादों जैसे कि सब्जियों, फलों, अनाजों, दालों, मसालों, शहद इत्यादि के लिए एगमार्क का एक प्रमाणक चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, पावर सेविंग गाइड है ना, ये आपके फ्रिज वगैरह में लगा रहता है, टीवी में। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, लैपटॉप, वातानुकूलित उपकरणों आदि पर BEE स्टार रेटिंग अंकित होती है। BEE का तात्पर्य है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ये रेटिंग उत्पाद के पैकेट पर तारों के रूप में छपी होती है। अधिक तारे दर्शाते हैं कि उपकरण कम ऊर्जा एवं विद्युत का उपयोग कर रहा है। ये उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें विद्युत का व्यय कम होता है और साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। अपने घर में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर BEE स्टार रेटिंग की जांच करो और उन्हें विद्युत दक्षता के आधार पर एक चार्ट तैयार करो सिर्फ बच्चों के लिए। उत्पाद की प्रसिद्ध क्रेता के निर्णय को प्रभावित करती है और ये प्रसिद्धि निजी संवाद द्वारा संभव होती है। क्या अपने परिवार के सदस्यों ने कुछ ऐसे उत्पाद खरीदे होंगे जो उन्हें उनके साथियों या संबंधियों ने सुझाए होंगे? वस्तुओं और सेवाओं की अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा दी गई ऑनलाइन समीक्षा एवं प्रतिक्रिया भी हमें ऑनलाइन क्रय करते समय निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। अब हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि हमने यहाँ पे क्या क्या समझा। तो बाजार उस मूल्य पर क्रेता और विक्रेता के मध्य विनिमय सुगम बनाता है जिस पर दोनों की सहमति हो और जो क्रेता की मांग और विक्रेता की आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में उत्पादक, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा विक्रेता जैसे भागीदारों की श्रृंखला अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार आदान प्रदान के स्थान भी है क्योंकि वो व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं और विचारों और परंपराओं के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं। सरकार वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने तथा बाजार में उचित मोलतोल के लिए नियामक भूमिका निभाती है। हालांकि उपभोक्ता सरकारी संस्थाओं के द्वारा उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन चिन्हों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश और हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये चैप्टर, आपका ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और आज हमने इसमें देखा बाजारों की समझ को।
ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पे, बाज़ारों की समझ देखा। और इसी के साथ ही हमारा जो, देखो अब यहाँ पे नाम नहीं लिख पा रही हूँ पूरा तो अब इसी के साथ ही हमारा ये जो सॉरी क्लास है 7th क्लास का हमारा NCERT फिनिश हो जाता है। और कल से हम करेंगे क्लास 8 की। तो स्टडी विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हम क्लास 8 की अपनी NCERT शुरू करेंगे। तो आज हम ये 7 नंबर समाप्त कर चुके हैं, तो टुमारो से हमारा ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। गैपिंग जो हो गई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब हम कल नया चैप्टर नया जो है क्लास से स्टार्ट करेंगे। फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि NCERT बहुत कुछ क्वेश्चन NCERT से आएंगे। और चूँकि इसमें सिलेबस में दिया हुआ था कि हमें NCERT बेस्ड ही पूरा पढ़ना है, तो इसलिए NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी हमें। ठीक है, और मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ, आपको ज़रा समय नहीं लेती हूँ, तो आप बस फास्ट से इसको सुनते जाइए, आपको लेसन कंप्लीट होता जाएगा। खुद बैठ के पढ़ना भी नहीं है, बस लगा लीजिए जब आप फ्री हो और आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल, तब तक पढ़ते रहिए।